नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। इस हफ्ते मैं वीडियो लेकर आई हूँ 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे। अब फाइनली आपका लॉन्ग अवेटेड 9th मंथ आ गया है और ये आपकी चिंता ख़त्म हो गई है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी तो नहीं हो जाएगी। नाउ यू आर मोर कंफर्टेबल विद दिस सिचुएशन और अब हम ये जानेंगे कि आप में और बच्चे में क्या चेंजेस आ रहे हैं। बच्चा अब काफ़ी बड़ा हो गया है, अब उसकी जो वेट है करीब 2.5 से 3.5 किलो के करीब रहता है और उसकी जो हाइट है वो 40 से 50 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। उसके अमनियोटिक फ्लूइड जिसमें बच्चा घूमता रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो जो मूवमेंट्स हैं कंपैरेटिवली दे आर लेस, लेकिन फिर भी इवन द एंड ऑफ 9th मंथ तक भी दिन भर में 6 से 7 बार अच्छे मूवमेंट्स होने चाहिए और आपको उन मूवमेंट्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ट्रैक रखना चाहिए। मूवमेंट्स जब भी होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग, द किक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। माँ में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, हम ये कैसे जानेंगे कि आपकी मैच्योरिटी पूरी हो गई। जो हम लोग डेट देते हैं वो आपके लास्ट मेंसेस से लेके या तो 9 मंथ्स प्लस 7 डेज की देते हैं या फिर 40 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जब 37 वीक्स हो जाते हैं उसको हम कंप्लीट मैच्योरिटी मानते हैं। उसके बाद डिलीवरी कभी भी हो सकती है और उसको हम नॉर्मल मानेंगे, प्रीमेच्योर नहीं मानेंगे। और ये डेट से ऊपर भी जा सकता है, 2 वीक्स बियॉन्ड डेट ऑल्सो, 42 वीक्स। तो एनीथिंग बिटवीन 37 एंड 42 वीक्स इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल पीरियड ऑफ जेस्टेशन। मदर में क्या चेंजेस हैं, जो आपका एब्डोमेन है वो इतना ज़्यादा डिस्टेंड हो जाता है कि जो रिब्स हैं उनके जो नीचे की रिब्स है, लोअर रिब्स, उनके ऊपर प्रेशर डालता है, लंग्स के ऊपर प्रेशर, डायफ्राम के ऊपर प्रेशर डालता है, लंग्स के ऊपर प्रेशर डालता है, जिससे कि आपको कभी कभी बैठे बैठे भी सांस लेने में दिक्कत होती है, चलने फिरने में तो खैर होती ही है। इसके अलावा आपकी जो पैरों में दर्द है वो कंपैरेटिवली पहले से बढ़ जाता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है, यूरिन बार बार आपको आने लगता है, बहुत ही फ्रीक्वेंसी, रात में भी दिन में भी, एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है, तो मूवमेंट्स बच्चे के थोड़े कम फील होते हैं। जो नॉर्मली प्रेगनेंसी में थोड़ा सा इंक्रीज डिस्चार्ज रहता है वो और भी बढ़ जाता है। हालांकि ये डिस्चार्ज बिल्कुल वाटरी रहता है और इसके से कोई तकलीफ नहीं होती। अगर ये डिस्चार्ज ज़्यादा होने के साथ साथ आपको इचिंग भी पैदा करे या फाउल स्मेलिंग हो तो फिर आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है। ब्रेथलेसनेस अगर रेस्ट पे हो, अगर बैठे बैठे भी ब्रेथलेसनेस होने लगे तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। चलने फिरने में, काम करने में अगर होती है देन दैट इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल। बैक एक, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, लॉर्डोसिस की वजह से बैक की मसल्स के ऊपर बहुत स्ट्रेन आता है, पैरों पे बहुत स्वेलिंग आ जाती है, वेरिकोज वेन्स हो जाते हैं, आपकी बहुत हाइपर एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, हार्ट बर्न बहुत ज़्यादा होने लगता है, घबराहट होती है, कई दफ़े चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग होने लगती है। दीज आर वेरी नॉर्मल एंड कॉमन सिम्टम्स ऑफ लेट प्रेगनेंसी। अनईजी महसूस होना, अच्छा नहीं लगना, ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन अगर कभी भी ऐसा लगे कि आपका सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, आंखों के आगे लाइट फ्लैशेस आ रहे हैं, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, फिर उसको आपको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। प्राइमरी जो पहली बार प्रेगनेंसी जिनकी होती है उनका जो हेड है वो अराउंड 37 वीक्स फिक्स हो जाता है और जब ये फिक्स हो जाता है तो हम इसको अच्छा साइन मानते हैं। इसका मतलब ये है कि ये धीरे धीरे जो है ये अब अंदर जाएगा पेल्विस के अंदर और डिलीवरी में ये आसानी से, सुगमता से ऐसे पेशेंट्स की डिलीवरी होती है। मल्टी ग्रेविडाज में जिनका 2nd, 3rd, 4th प्रेगनेंसी है उनका अक्सर ये देखा गया है कि जो हेड की फिक्सिंग है वो लेट प्रेगनेंसी में नहीं होती है, वो जब लेबर स्टार्ट होता है उसके बाद ही वो हेड की फिक्सिंग होती है। जब हेड फिक्स हो जाता है तो अक्सर पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमको ऊपर पेट में, अपर एब्डोमेन में बड़ा लाइट फील हो रहा है, यहाँ ऐसा लग रहा है जिससे खाली हो गया, क्योंकि थोड़ा सा बच्चा नीचे की तरफ खिसक जाता है।
इस चीज़ को हम लाइटनिंग कहते हैं। दैट्स अ नॉर्मल साइन एंड इट्स अ गुड साइन एक्चुअली। डाइट कैसी है, जैसा कि मैं पहले भी छठे, सातवें, आठवें महीने में बताती रही हूँ, डाइट में प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स हैं, हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन डाइट होना चाहिए, ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जितने आप ले सकें उतना लें। ड्राई फ्रूट्स लीजिए, जो बीज होते हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है, वो लीजिए आप। और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए। ज़्यादा खाना एक साथ खाने से घबराहट भी होती है और एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी वगैरह ज़्यादा होती है। तो दिन में 5-6 बार थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, नो स्पाइसी, नो ऑयली फूड एंड नो आउटसाइड फूड एज फार एज पॉसिबल। कभी कभी खाने में नुकसान नहीं है, स्पेशली जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, छोटी जगह से, स्मॉल चाट का ठेला है, इन सब जगह से आपको बिल्कुल नहीं खाना है। एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज में जो आप अगर पहले से करते आए हैं उसको रेगुलर करते रहिए। जो योगा एक्सरसाइज करते हैं, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ऑल दोज एक्सरसाइजेस दे शुड कंटिन्यू एज दे वर देयर अर्लियर। एक ही पोजीशन में बहुत देर बैठना या बहुत देर खड़े रहना ठीक नहीं है। जैसे आप ऑफिस में काम कर रही हैं और आपको 6 घंटे बैठना है बराबर, तो इस तरह से बैठना नहीं है। एवरी 1 to 1.5 आवर्स आपको उठ जाना चाहिए। 2-4 मिनट आप चक्कर लगा के आप आएंगे, बैठेंगे, तो आपकी सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और उसमें प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस जो है वो कम से कम हो जाता है। उसी तरह से एक ही पोजीशन में खड़े नहीं रहना बहुत देर, और अगर खड़े रहना पड़ता है तो अपने पैरों को चलाते रहिए जिससे कि सर्कुलेशन मेंटेन रहे। जब लेटते हैं सोने के समय, अगर आप लेफ़्ट लैटरल पोजीशन ले सकें बाईं करवट से, तो वो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा है। पर ऐसा नहीं है कि सारा टाइम उसी में सोना है। अगर आप थक जाते हैं तो आप नॉर्मल जो भी पोजीशन चाहते हैं उसमें आ सकते हैं। मेडिकल चेकअप आपको हर हफ्ते कराना पड़ेगा। डॉक्टर्स हर हफ्ते बुलाते हैं तो पेशेंट्स को कभी कभी लगता है कि ये डॉक्टर का लालच है, वो हर हफ्ते फीस लेना चाहते हैं इसलिए बुलाते हैं, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो 15 दिन का अगर गैप हो जाए तो उसमें ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है या फ्लूइड बहुत कम हो जाता है, और बच्चे के लिए ऐसी कंडीशंस में बहुत रिस्क हो जाता है। क्या टेस्ट हमको कराने चाहिए इसमें? इस डिलीवरी से पहले 9th मंथ में हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा हमें मालूम होना चाहिए, शुगर मालूम होना चाहिए, थायराइड का ठीक मालूम होना चाहिए, और एक डॉपलर टेस्ट हो, सोनोग्राफी, जिसमें कि कलर डॉपलर भी करते हैं, एक बार 37 वीक्स पे करते हैं, और अगर 40 वीक्स तक डिलीवरी ना हो तो फिर एक बार 40 वीक्स पे रिपीट करते हैं, ये देखने के लिए कि हम आगे इसको वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हॉस्पिटल कब जाना है आपको? अब 9 मंथ्स में आपको तैयारी करके आप रखते हो कि हमें हॉस्पिटल कभी भी जाना पड़ सकता है। तो ट्रू लेबर पेन्स, जब भी ट्रू लेबर पेन्स स्टार्ट हो, द ट्रू लेबर पेन्स कैसे स्टार्ट होते हैं? दे स्टार्ट फ्रॉम द बैक, दे कम टू द फ्रंट, पीछे से बैक से स्टार्ट होकर सामने आते हैं और थाइस की तरफ जाते हैं, रेडिएट करते हैं। जैसा कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का पेन होता है, एग्जैक्टली जैसा वैसा ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। It is rather more painful than the menstrual cramp। और जैसे जैसे लेबर बढ़ता है तो ये जो शुरू में ये 25 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स रहते हैं, ये बढ़ते बढ़ते फिर 45 सेकेंड्स 1 मिनट हो जाते हैं, और जो उनका शुरू में इंटरवल 15-20 मिनट का होता है वो धीरे धीरे 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट ऐसा होता चला जाता है। दूसरा सिम्टम है जब आपको डॉक्टर के पास जाना है इज़ लीकेज। लीकेज जब मतलब है कि वाटर बैग आपका रप्चर हो गया, कभी कभी एकदम से बिना पेन के, और आप सोते हुए भी रात में सो रहे हैं और सडनली वाटर बैग रप्चर कर जाता है और बिल्कुल सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, बिस्तर गीला हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब दर्द उठेंगे तब जाएंगे, सुबह दर्द उठेगा सब सुबह तब जाएंगे। एनी टाइम वाटर बैग रप्चर्स आपको तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। अगर ब्लड स्टेन पेन के साथ ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो या फ्रैंक ब्लीडिंग हो तब भी आपको जाना चाहिए। या कभी आपको 9th मंथ में ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त हो रहे हैं या पेन हो रहा है अपर एब्डोमेन में, तब इमीडिएटली जाना चाहिए। सिर में बहुत तेज़ दर्द हो, आंखों आगे फ्लैशिंग लाइट्स हो, तो इमीडिएटली जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि और कुछ नहीं हो रहा है
और बैठे बैठे ही आपको सांस फूल रही है, अगर वो सिचुएशन आती है, दैट्स नॉट अ गुड साइन, आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। ऑल्सो हमेशा 9th मंथ में अपने बच्चे के मूवमेंट्स का ध्यान रखिए, एक सबकॉन्शियस माइंड में उसका कैलकुलेशन रहना चाहिए कि हाँ ठीक मूवमेंट्स हो रहे हैं, दिन भर में 6-7 बार तो कम से कम होने ही चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि मूवमेंट्स मार्केडली कम हो रहे हैं या फिर बिल्कुल नहीं फील हो रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे की स्लीप साइकिल होती है, तो 2-3 घंटे में ना फील हो के 3-4 घंटे भी हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा अगर टाइम निकल जाए 4-5 घंटे का, देन यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। ना कभी कभी ऐसा होता है डेट आ गई, आपको डेट दी 40 हफ्ते की, उसमें डेट आ गई, उसके बाद भी दर्द नहीं शुरू हुआ, तब क्या करना है? ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर आपके उस वक्त फिर से सोनोग्राफी करते हैं, कलर डॉपलर करते हैं, देखते हैं कि वेट करने में बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं है। अगर बच्चे को कोई नुकसान नहीं है वेट करने में, तो एटलीस्ट 1 वीक तो वेट करते ही हैं। वैसे तो 2 वीक्स तक भी वेट किया जा सकता है, बट लार्जली गायनिकोलॉजिस्ट 41 वीक्स के बाद अगर पेन नहीं शुरू होता तो फिर एडमिट करके पेन इंड्यूस करके आर्टिफिशियल पेन्स इंड्यूस करते हैं और फिर वो डिलीवरी करवाते हैं। तो ये थी आपके 9th मंथ की बातें जो कि आपको जाननी ज़रूरी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अगली बार फिर मिलेंगे लेबर के बारे में जानने के लिए कि जब एक्चुअली लेबर शुरू हो जाता है तब क्या होता है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।